नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा कृषि विषय से संबंधित छात्रों के लिए उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2020 का विज्ञापन दिसंबर 2020 में पब्लिश किया गया था। आप में से बहुत से लोगों ने उसका फॉर्म भरा है, जो भी उसमें क्वालिफिकेशन थी उसके अकॉर्डिंग। मैक्सिमम में जो है आपसे क्वालिफिकेशन एग्रीकल्चर में स्नातक मांगा गया है, कुछ में केमिस्ट्री भी है। तो आपने वो निश्चित रूप से फॉर्म भर दिया होगा अगर आप जो है एलिजिबल हैं। और अगर इन परीक्षाओं की आप तैयारी करना चाहते हैं, जिन भी पोस्ट के लिए आपने तैयारी अप्लाई किया है, इसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी दो कैटेगरीज थी पोस्ट की, और बहुत ही अच्छी और रेपुटेड पोस्ट हैं अगर देखा जाए तो अगर आप इन परीक्षाओं की तैयारी करने जा रहे हैं, आप मन बना चुके हैं, तो समय भी आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है। मई में आपका एग्ज़ाम होना है। तो इस वीडियो को, इस पूरे लेक्चर को आपको अंत तक देखना होगा। जितनी भी आपके मन में भ्रांतियां हैं इस परीक्षा को लेके कि इसकी तैयारी कैसे की जाए, इसका प्री का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है, और प्री के सिलेबस में क्या क्या आता है, साथ में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आप लोग को कृषि विषय के बारे में है। जो कृषि विषय का सिलेबस दिया हुआ है बहुत बड़ा सिलेबस है, तो उस बड़े सिलेबस को हम कैसे कवर कर सकते हैं, उसको हम टॉपिक्स में कैसे कन्वर्ट करें और कैसे हम इजीली पढ़ें उसको। तो इस लेक्चर में हम उस पूरे बड़े सिलेबस को छोटे छोटे जो है टॉपिक्स में बांट कर ये समझेंगे कि हमको एक्चुअल में उसमें पूछा क्या जाएगा और उसमें हमको पढ़ना क्या है। क्योंकि पढ़ने से तो ऐसा लगता है कि जो है पूरी एग्रीकल्चर जो बीएससी लेवल पे आपने पढ़ी है वो सब कुछ इसमें जो है सिलेबस में समाहित कर दिया गया है। लेकिन आप भी जानते हैं कि 2-3 महीने में इतना बड़ा एग्रीकल्चर का सिलेबस कवर करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। तो हमको क्या पढ़ना है, कौन से सेलेक्टेड चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है और कौन सा हमारा एरिया होगा जहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनेंगे, ये सभी कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो धैर्यपूर्वक पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आपकी सारी शंकाएं जो है समाप्त हो जाएंगी। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे संस्थान के द्वारा यहाँ पर एक कोर्स भी इसके लिए शुरू किया गया है, और ये कोर्स जो है वीडियो कोर्स के पर आधारित है। इसमें आपको जो प्रमुख टॉपिक्स हैं जीएस के और साथ में कृषि के 100% का जो है हम वीडियो लेक्चर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये पूरा कृषि जो है 30-40 वीडियो में ख़त्म करना अपने आप में एक चैलेंज है। लेकिन जितना भी महत्वपूर्ण इसमें से टॉपिक है, जहां से प्रश्न आपको सीधे पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उनके जो है वीडियो लेक्चर्स प्लस नोट्स हम पूरा प्रयास करेंगे कि सारा का सारा जितना भी टॉपिक है आपका पूरा सिलेबस कवर कर दिया जाए। तो उसको ज्वाइन करने के लिए आप जो है ज्वाइन एग्री, इस तरह से ज्वाइन एग्री लिखकर व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506742546 पर भेज सकते हैं, या सीधे कॉल करके इस कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। सारे वीडियो रिकॉर्डेड होंगे, पहले से ऐप के माध्यम से आपको प्रोवाइड होंगे। और आपको एक सुविधा सबसे अच्छी ये होगी कि आप वीडियो को कभी भी देखिए, कितनी बार भी देखिए, और एक बार डेटा खर्च करके आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप उसको सैकड़ों बार देखिए, रिपीट करके देखिए, और साथ में हर लेक्चर का पीडीएफ नोट्स आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये रहा कोर्स के बारे में। कोर्स में आप जितनी जल्दी एडमिशन ले लेंगे तो उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आप में से तमाम लोग ऐसे हैं जिनका जो है कृषि का बैकग्राउंड जो है पूरी तरह से नहीं था एक्चुअल में, लेकिन उन्होंने बीएससी केमिस्ट्री वगैरह किया है, तो पोस्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने फॉर्म तो भर दिया है, लेकिन अब पढ़ना आपको प्योरली एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिस तरह से हम बाकी साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो आप एडमिशन लेना चाहें तो आप इस नंबर पर हमारे संपर्क कर सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना लक्ष्य देख लेते हैं कि हमारा जो है टारगेट क्या है। तो हमारा टारगेट जो है लोक सेवा आयोग ने दिया है अपने वार्षिक कैलेंडर में। 6 नंबर पे आप देखेंगे सम्मिलित राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020। कब ये शेड्यूल्ड है? 30 मई को, यानी 30 मई को आपका एग्जाम होना तय है। तो 30 मई बहुत दूर भी नहीं है, लेकिन इतना भी कम समय नहीं है कि आप जो है इस परीक्षा की अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए जो है। तो परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप जो है अभी से लग जाएंगे, और मैं आपको बुक्स वगैरह भी सब बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले इसके क्या इसका जो है एग्ज़ाम का सिस्टम है, एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा।
तो एग्जाम 2 चरणों में होगा, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। एक तीसरा चरण भी है साक्षात्कार, लेकिन साक्षात्कार केवल और केवल जो है ग्रुप ए की पोस्ट के लिए है, ना कि सारी पोस्टों के लिए। तो ग्रुप ए जो थोड़ा सा हायर पोस्ट्स हैं उसमें जो है साक्षात्कार भी होगा आपका, बाकी सभी में जो है साक्षात्कार नहीं होगा। तो प्री और मेंस 2 चरण आपको ध्यान रखने हैं। अब प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन और कृषि विषय, ये 2 आपके जो है सब्जेक्ट होंगे। सामान्य अध्ययन में जो है सारे जितने भी जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज या जिसको हम जनरल स्टडीज कहते हैं, अभी हम आगे सिलेबस भी देखेंगे, उसके सारे टॉपिक होंगे। साथ में इसमें मैथ रीजनिंग भी होगी। लेकिन ये जो है कितने क्वेश्चन होंगे जीएस के क्वेश्चन होंगे केवल 40 और एग्रीकल्चर के आपके क्वेश्चन होंगे 80। इस तरह से 120 नंबर का जो है 120 क्वेश्चंस का ये पूरा आपका पेपर होगा। 2 घंटे में आपको सॉल्व करना होगा और यहाँ पर इस निगेटिव मार्किंग भी होगी 1/3 की, यानी अगर एक प्रश्न आप गलत करते हैं तो 0.33 जो है मार्क्स जो % आपके चले जाएंगे। और ये जो 120 क्वेश्चंस हैं इनका पूर्णांक जो है कितना होगा, 300 अंक का होगा। तो ये जो है प्री का जो है पूरा सिलेबस है, जिसमें 120 प्रश्नों में कृषि विषय के 80 और सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे। तो प्री में चलिए पहले सबसे पहला जो बात होती है वो हमारे प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन, जिसके हमको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 40 प्रश्न। तो 40 प्रश्न के लिए आपको बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर एक स्पेशलिटी वाला एग्जाम है, यानी एग्रीकल्चर में आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। तो ये समझ लीजिए कि सामान्य अध्ययन जो होगा वो पीसीएस लेवल का नहीं होगा, ना वो समीक्षा अधिकारी लेवल का होगा, जिसको हम सिंपल जीके कहते हैं, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज। उस तरह के सीधे सपाट क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा इसमें घुमा फिरा कर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। इसकी तैयारी कैसे करें? अब यहाँ पर सबसे पहले सामान्य विज्ञान लिखा हुआ, जनरल साइंस जो कि हाई स्कूल लेवल का है। उसके बाद भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि हमारा आधुनिक भारतीय इतिहास में आ जाता है, भारतीय राजतंत्र यानी पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमिक्स और इंडियन कल्चर, भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, ये जो है आपके मतलब सामान्य अध्ययन में भी है और कृषि अपने आप में एक विषय के रूप में भी 80 क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद हम देखेंगे भारत एवं उत्तर प्रदेश का भूगोल। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विश्व भूगोल की बात नहीं की गई, यानी भूगोल केवल आपको जो है ज्योग्राफी जो है इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है। अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय यानी करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं। और जो मेरा अनुमान है ये 40 में से आइए मान के चलिए कि 8 से 12 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के होंगे। तो सबसे बड़ा रोल इसमें करंट अफेयर्स का होने जा रहा है। उसके बाद जो है सबसे बड़ा रोल होगा साइंस का, बायोलॉजी का और एग्रीकल्चर का। और उसके बाद जो है सबसे बड़ा रोल होगा यूपी जीके का, उत्तर प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है वो इसमें प्रमुखता से पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इसका भी जब आगे सिलेबस देखेंगे तो आपको ये भी दिखेगा, कृषि वाले में 25% से ज़्यादा सिलेबस कृषि का उत्तर प्रदेश की कृषि पर आधारित है। ये सब वो विशेष बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपको ज़्यादा मिलेंगे। देखने में तो वो पूरा एग्रीकल्चर ऑप्शनल वाला जो है आपको दे दिया गया है, जिस तरह से आप मेंस, पीसीएस मेंस में एग्रीकल्चर ऑप्शनल का सिलेबस होता है, लगभग वही सिलेबस उठा के दे दिया गया, 60% तो वहीं से कॉपी कर दिया गया है। तो यूपी जीके का, उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान का बहुत महत्व है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम बुक्स के बारे में भी चर्चा करते चले। देखिए, इन सब के लिए आपके लिए एक कोई भी बुक जो जीके की हो वो आप ले लीजिए। ल्यूसेंट जीके, एक घटना चक्र की नई किताब आई है जीके की, आप आजकल आप देख रहे होंगे, या तो आप मार्केट में जाकर बुक शॉप पे देख लीजिएगा, घटना चक्र की एक जीके की अच्छी किताब आई है, आप वो भी ले सकते हैं। तो उसके अलावा बहुत सारे और भी प्रकाशन हैं जिनमें जो है, जैसे दृष्टि है, उसकी भी जो जीके की बुक आती है। कुल मिला के आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज, मतलब साइंस की अलग, हिस्ट्री की अलग, पॉलिटी की अलग, इन सब बुक्स लेने की आवश्यकता फिलहाल इस एग्जाम में नहीं है, क्योंकि उसका लेवल ये नहीं है कि बहुत डीप क्वेश्चंस आएंगे। आप जो है एक कंबाइंड जीके की कोई भी बुक जो है आप ले सकते हैं।
एक चीज जरूर मैं यहां पर रिकमेंड करूंगा कि आपको यूपी के लिए यूपी की घटना चक्र, परीक्षावाड़ी या अन्य प्रकाशन जो भी आप पढ़ते आए हैं, उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान अलग से एक बुक ले लीजिए और उसमें से कृषि, वाणिज्य, व्यापार, उत्तर प्रदेश का इतिहास, भौगोलिक परिचय, नदियां, बांध, सिंचाई, ये सब जो टॉपिक्स हैं जो कहीं ना कहीं कृषि से रिलेट करते हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। क्यों? क्योंकि अभी आगे जब हम चलेंगे इसके कृषि वाले सिलेबस पे तो आप देखेंगे ये सब चीजें वहां पूछी जानी है। तो उत्तर प्रदेश पे विशेष आपको ध्यान रखना है। सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता, ये जो है क्या है, रीजनिंग है, लेकिन रीजनिंग का स्तर ऐसा होगा कि अगर आप थोड़ा सा भी जो है रीजनिंग करते आए हैं तो आपको किसी बुक वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है कोई भी एक सिंपल बुक प्रैक्टिस के लिए ले लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। कोडिंग डिकोडिंग वाले, अल्फ़ाबेट वाले, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन, क्लॉक वाले क्वेश्चन, कैलेंडर वाले क्वेश्चन और ऑड वन आउट, इस तरह के क्वेश्चंस जो है आप उसमें करते रहिए। तो कुल मिलाकर जो है बहुत ही इजी लेवल की यहाँ पर आपसे जो है रीजनिंग भी पूछी जाएगी। फिर प्रारंभिक गणित, बिल्कुल जो है इसमें इनिशियल आपकी मैथमेटिक्स आएगी और मैथमेटिक्स में जो है सब कुछ होगा, लेकिन जो है 8वें स्तर तक होगा, 8th क्लास तक। यानी यहाँ पर भी आपसे ये अपेक्षा की गई है कि आपको बहुत कठिन उसमें नहीं पढ़ना है। आप नॉर्मल जो है अगर 8th क्लास की बुक ही से पढ़ डालें जो है मैथ और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें तो बहुत इजीली जो है एलसीएम, एचसीएफ, इस तरह से जो सारी जो बहुत जनरल टॉपिक मैथ के पूछे जाते हैं वो सब यहाँ पर आएंगे। उसका क्वेश्चन भी नहीं होगा। मुझे लगता है कि अगर रीजनिंग और मैथ की बात कर लें तो 6-7 क्वेश्चन इससे जो है आपको 40 में से मिलेंगे। ज़्यादा जो है वेटेज होगा यूपी का, एग्रीकल्चर का और सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर साइंस, बायोलॉजी का भी जो है वेटेज होगा। और करंट अफेयर्स मैंने पहले ही कहा कि 8 से लेके 12 क्वेश्चन तक भी आ सकते हैं। हो सकता है जो आपसे अर्थव्यवस्था पूछी जानी हो, जो एग्रीकल्चर पूछी जानी हो, उसमें आप करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख पाएं। तो कुल मिलाकर इन सब चीज़ों को करंट से रिलेट करने का प्रयास यूपीपीएससी हर एग्जाम में कर रही है, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है। और लास्ट आपका है पर्यावरण और पारिस्थितिकी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो ये जो कृषि में वैसे भी आप इसको पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, तो ये सामान्य तौर पर जो है आपको इकोसिस्टम क्या है, फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है, तो इस तरह से पूरा इकोसिस्टम क्या है, वायुमंडल के विभिन्न घटक कौन से होते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं, बायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं, तो ये सब जो है जनरल चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी हैं। तो 40 क्वेश्चन इस पार्ट से आने हैं आपके जीएस से, तो आपको उतना ही जो है इस पे ध्यान भी देना है। ये भी मत समझिएगा कि बहुत आसान है, इसको छोड़ो केवल कृषि पढ़ते रहो, तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर आप कृषि के लिए 4 घंटा पढ़ रहे हैं तो 2 घंटा कम से कम, 2-2.5 घंटा आपको इधर भी देना होगा। तो ये रही प्री के बारे में। आप सामान्य तौर पर कोई भी बुक ले लीजिए, यूपी जीके को बस अलग से पढ़ लीजिए और आपकी तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। अब हम चलते हैं कृषि। कृषि देखा होगा आप लोगों ने सिलेबस या नोटिफिकेशन आपके पास होगा, तो एक बार कृषि के सिलेबस को देख लीजिए। बाकी अभी तो मैं बहुत डिटेल में उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। तो कृषि में जो है बहुत सारी बुक्स आती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ज़रूरत है कि ऐसी बुक्स की जो आपकी जो है रिक्वायरमेंट को पूरा करे। तो पहले आपको सिलेबस को समझना होगा। मैं कुछ बुक्स आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, उनमें से जाके आप उस बुक का जो है इंडेक्स देखिए कि उसमें है क्या क्या, और इंडेक्स से आप समझ पाएंगे। और 2-4 पन्ने और खोल के पढ़ लीजिएगा कि किस तरह से लैंग्वेज लिखी है, क्या प्योर हिंदी लिखा है या प्योर इंग्लिश लिखा है। तो इस तरह से आप जो है उसको देखिएगा। यहाँ पर जो है मैं 4-5 किताबें आपको सजेस्ट करना चाह रहा हूँ। एक तो नेमराज सुंडा, NR सुंडा की बुक आती है, अ कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर। ये हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। आप जिस मीडियम के विद्यार्थी हैं आप उसको ले सकते हैं। फिर एक बहुत जनरल बुक है और बहुत अच्छी भी बुक मानी जाती है, जो पीसीएस की तैयारी के लिए और मतलब यूपीएससी और पीसीएस तैयारी में लोग जो है सामान्य अध्ययन के लिए एग्रीकल्चर को पढ़ते हैं, तो वो है वाणी प्रकाशन की कृषि एवं प्रौद्योगिकी। तो ऐसा नहीं है कि केवल ये जीएस बेस्ड है, इसमें अच्छी खासी जो है कृषि, मतलब अगर मैं देखूं तो कम से कम आपका 60% सिलेबस तो यहीं से कवर हो रहा है जो कृषि का है।
तो आप जो है वाणी पब्लिकेशन भी ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं कृषि के मूलभूत सिद्धांत। ये बुक थोड़ी सी मोटी है लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट है, मैंने इसको अच्छे से देखा है और ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक्स इसमें कवर हैं। अरुण कात्यायन साहब की किताब है, तो ये जो है मैं ज़रूर रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप जो है कृषि को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और आपके पास समय है पढ़ने का तो आप इस बुक को ले लीजिए। इंग्लिश में भी आती होगी। आर.के. शर्मा एंड बी.बी. सिंह, ये भी किताब जो है अरुण कात्यायन वाली बुक की टक्कर की ही बुक है। जब दोनों आप देखेंगे बुक शॉप पर जाकर, ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं ये सब जो है। तो एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस इसका नाम है, आर.के. शर्मा एंड बी.बी. सिंह की, ये भी एक अच्छी बुक है। और इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बॉटनी से रिलेटेड है, जैसे प्लांट पैथोलॉजी है, जेनेटिक्स है, प्लांट ब्रीडिंग है, उसके अलावा इकोनॉमिक बॉटनी है। तो ये इसके लिए आपके पास एक बॉटनी की भी अच्छी बुक होनी चाहिए। आप अगर जो है एग्रीकल्चर और साइंस के विद्यार्थी रहे हैं तो आप सबने जो है इंटर में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कभी तैयारी की होगी उसके बाद जो है, तो MP कौशिक बुक जरूर पढ़ी होगी। और भी बहुत सारी बुक्स आती हैं, आपने जो पढ़ी हो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टॉपिक्स इसमें से नहीं देखने हैं। कम से कम 3-4 टॉपिक आपको देखने हैं जो आपको NCERT में भी मिल जाएंगे। अगर आप NCERT आपके पास 11th-12th की है तो आप उससे भी काम चला सकते हैं। बॉटनी के मामले में MP कौशिक बुक जो है अपने आप में एक परफेक्ट बुक है, काफ़ी मोटी बुक है और विशेषकर जो है इनका फोकस CPMT जो आज में नीट कहलाता है तो उसके आधार पर लिखी गई थी। मेरे पास कोई नया एडिशन नहीं, काफ़ी पुराना एडिशन है, लेकिन वो आज भी सफिशियंट है जितना आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो ये बुक्स हो गई, इनकी फ़ोटोज़ आप देखना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप जो है ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है अभी जब आप आगे बढ़ेंगे, मतलब जब अपने तैयारी के आगे फेज में चलेंगे और जब आप अपना काफ़ी सिलेबस कवर कर लेंगे तो आपको लगेगा कि आपको कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। तो उस मामले में जो है ये एक बुक है SR कांटवा। ये इसमें थोड़ा थोड़ा थ्योरेटिकल भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो है मेजर जो है ये क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बुक है, तो ये अच्छी बुक है। इसके अलावा कई सारी पब्लिकेशंस पर जो है कृषि परीक्षाओं के लिए, ICR के लिए और BHU एग्रीकल्चर और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए, मतलब जो है एग्रीकल्चर इंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए बुक आती हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने आपको एक अरिहंत पब्लिकेशन का दिखाया, इस तरह से और पब्लिकेशंस पे भी है। थोड़ा सा आप जो है जब बुक शॉप पे जाएंगे और रिसर्च करेंगे तो आपको और भी बुक्स पता चलेंगी। तो आप देख सकते हैं ये सब प्रैक्टिस में काम आएंगी, आपको शुरुआत में लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण है, मैंने आपको 5-6 किताबें बता दी, तो ऐसा ना हो कि आप जोश में जाएं और सारी 5-6 किताबें खरीद लाएं, उसका कोई जो है अर्थ नहीं निकलेगा। आप इसमें से 2-3 बुक्स जो है, 2 बुक्स पहले लीजिए। एक तो आप जो है बेसिक शुरुआत करने के लिए आप जो है वाणी प्रकाशन वाली ले लीजिए एग्रीकल्चर, और अरुण कात्यायन वाली या जो है बी.बी. सिंह वाली जो है, जो आपको मैंने बताया, तो उसको आर.के. शर्मा बी.बी. सिंह वाली जो है या अरुण कात्यायन वाली, ये वाली, इनमें से एक बुक ले लीजिए शुरुआत करने के लिए। और एक जो है आपका वाणी पब्लिकेशन की एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, तो इनसे शुरुआत करिए, पढ़ना शुरू करिए, आगे देखिए। कुछ टॉपिक्स आपको लगेंगे जो नहीं मिल रहे हैं तो फिर दूसरी बुक्स को रिफ़र करिएगा जो है, जो मैंने आपको बताया। और कई सारी और भी बुक्स होंगी जिनके बारे में मुझे नहीं पता है, क्योंकि बेसिकली मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट नहीं हूँ। मेरा जो है जो कुछ भी हायर एजुकेशन है सब बॉटनी से है, और बॉटनी जो है एग्रीकल्चर की मदर है, इसलिए जो है मुझे इसको पढ़ाने में कोई झिझक नहीं है, मैं इसको आराम से टैकल करता हूँ। तो अब हम मेन बात पर चलते हैं कि हमारा जो सिलेबस है। देखिए दोस्तों, जब तक आप सिलेबस को नहीं समझेंगे तब तक आप अच्छे से कॉन्फिडेंट होकर तैयारी नहीं कर पाएंगे। सिलेबस बड़ा अजीब सा लिखा हुआ है और इतने सारे कॉमा लगे हैं, कहीं पे फुल स्टॉप दिखाई नहीं देता, तो समझ ही नहीं आता है कि ये टॉपिक जो शुरू हुआ है ये ख़त्म कहाँ हुआ है। तो मैंने उसी पर रिसर्च की है और उसको मैंने ब्रेक किया है। ये आपके सामने आता जाएगा, आपको ज़रूरत होगी तो आप स्क्रीनशॉट इसका लेते जाएंगे, इसीलिए मैं साइड में खड़े होकर आपको बता रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं हिंदी इंग्लिश वर्जन। और इसमें मैं आपको बता दूँ, जहाँ पर आपको हिंदी में कन्फ्यूजन हो सिलेबस में, वहाँ पर इंग्लिश वर्जन तुरंत पढ़िएगा। इंग्लिश में फुल स्टॉप सही जगह लगे हुए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है फसल वितरण उत्पादन के पर्यावरणीय कारक, फसल वृद्धि के कारक के रूप में जलवायु घटक। यानी पूरा जो है ये क्या है,
इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पढ़ने हैं, एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स पढ़ने हैं, भारत के भी और यूपी के भी। एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स कितने हैं, कहाँ कौन कौन से स्टेट में कौन सा एग्रोक्लाइमेटिक जोन पड़ता है, उसकी विशेषता क्या है, वहाँ पर बारिश कितनी है, वहाँ पर फसलें कौन सी प्रमुख रूप से उगती हैं, तो ये सभी जो है आपको समग्र रूप से यहाँ पर पढ़नी है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मतलब जल, धूप, यानी जो है जो सन का ड्यूरेशन है जिसको हम लोग फोटो पीरियडिज्म में जो है पढ़ते हैं, वाटर या वर्षा, तो इन सब ये सब जो है, और उसके अलावा मिट्टी, ये 3-4 मेजर जो फैक्टर्स हैं ये फसलों को किस तरह से प्रभावित करते हैं। क्योंकि अगर लैटराइट मिट्टी है तो वहाँ पर अलग तरह का जो है फसल उगती है, जहाँ पर डोमट मिट्टी है वहाँ पर अलग तरह की, जहाँ 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पर अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं, जहाँ 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर जो है अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं। तो ये सब आपको जो है यहाँ पर पढ़ना है। ये बहुत आराम से हर किताब में मिल जाएगा आपको, इसमें कुछ जो है बहुत दिक्कत की बात नहीं है। फिर उत्तर प्रदेश के विभिन्न शस्य जलवायु क्षेत्रों में फसल का क्रम। अब देखिए मैंने कहा था ना कि 25% सिलेबस, 25 से या आप यूं कह लीजिए 30% सिलेबस इसका जो है यूपी के एग्रीकल्चर पर जो है, क्योंकि आप यूपी में ही नौकरी करेंगे इस जो है जॉब को पाने के बाद जो है, तो यहाँ पर यूपी को प्रमुखता दी गई है। यूपी का जो है पूरा एग्रीकल्चर बहुत डिटेल में पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न शस्य जलवायु क्षेत्र यानी एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स जो है यूपी के हैं, उनका वितरण, ये सब जो है यहाँ पर आपको पढ़ना होगा दूसरे टॉपिक में। तीसरा हम बात करते हैं टिकाऊ फसल, यानी जिसको हम सस्टेनेबल क्रॉपिंग कहते हैं, सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन कहते हैं, के संबंध में बहुफसली, बहुखंडीय, रिले, सह फसली खेती की महत्व एवं संकल्पना। ये सब क्या है, ये सब खेती के प्रकार हैं। रिले क्रॉपिंग क्या होती है, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है, ये सब जो है नॉर्मली हर बुक में आपको मिल जाएगा, पढ़िएगा, मैं भी आपको पढ़ाता ही हूँ। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल, मल्टी स्टोरी, रिले एंड इंटर क्रॉपिंग एंड देयर इंपॉर्टेंस इन रिलेशन टू सस्टेनेबल क्रॉप, यानी कि टिकाऊ फसल जो है प्रोडक्शन में इसका जो है क्या महत्व है इन फसल प्रणालियों का, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश आ गया। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में खरीफ एवं रबी की ऋतु में उगाई जाने वाली मुख्य धान्य यानी सीरियल क्रॉप्स, दलहनी, तिलहनी, रेशे वाली क्रॉप्स यानी फाइबर क्रॉप्स, शर्करा क्रॉप्स यानी जो है जो शुगर क्रॉप्स हैं जिनसे शक्कर हम प्राप्त करते हैं, और उसके अलावा नगदी फसलें, इन सब के उत्पादन की पैकेज एवं क्रियाएं, किस तरह से इनका उत्पादन होता है, इनकी पैकेजिंग कैसे होती है और इन पर जो है क्या प्रोसेसिंग की जाती है इनकी, इसके बारे में पूरा यूपी के संदर्भ में ये पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। कृषि वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री बहुत पुराना टर्म है, तो एग्रो फॉरेस्ट्री और सामाजिक वन की, सोशल फॉरेस्ट्री के संदर्भ में वनीय पौधे यानी जो है वाइल्ड लाइफ में जो पौधे उगते हैं उनके विभिन्न प्रकार, उनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं, क्षेत्र एवं प्रवर्धन, ये पूरा जो है यहाँ पर पढ़ना है। यानी इसमें आपको जो है सोशल फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में पढ़ना है, उनका महत्व पढ़ना है, और उस कौन कौन से पौधे इसमें उगाए जाते हैं, उनका जो है सोशल तो पढ़ना ही पढ़ना है, उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मेनली यहाँ पर आपको पढ़ना है। फिर छठा टॉपिक जो हमने बनाया है वो है खरपतवार, उनकी विशेषताएं, यानी क्या उन खरपतवार जानते हैं हम जो वीड्स होते हैं, तो उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, यानी किस तरह की फसल में कौन से खरपतवार उगते हैं, उनका विस्तार कैसे होता है विभिन्न फसलों के साथ, उनकी संगति कैसे होती है, उनका गुणन कैसे होता है, यानी वो कैसे जो है मल्टीप्लाई करते हैं या कैसे जो है वो रिप्रोड्यूस होते हैं, उनका नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए वीडिसाइड्स होते हैं। अब जो है एक खास वीड के लिए खास वीडिसाइड होता है, हर्ब के लिए हर्बिसाइड होता है। तो ये जो है पूरा हो गया। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक संकल्पना के साथ भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण। यहाँ पर एक बात मैं सबसे महत्वपूर्ण आपसे कहूँगा कि यहाँ पर मिट्टी अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, मिट्टी का मतलब सॉइल साइंस का A to Z, तो सॉइल साइंस अगर आपने पढ़ लिया तो ये आपका 35% है इस सिलेबस का, यानी कि सबसे ज़्यादा जो फोकस आपको करना है वो सॉइल साइंस पे करना है। चाहे यूपी की मिट्टियाँ हो, चाहे वो जो है इंटरनेशनल उनका क्लासिफिकेशन हो, चाहे भारत की मिट्टियाँ हो,
उनमें कौन से तत्व पाए जाते हैं, माइक्रोब्स कौन से पाए जाते हैं, ह्यूमन उसका जो है सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, फिर उससे रिलेटेड जो है कौन से रोग होते हैं, अगर जो है बंजर ऊसर सॉइल है तो उनका रिक्लेमेशन कैसे किया जाता है, यानी मृदा सुधार कैसे किया जाता है, उनसे संबंधित कार्यक्रम। यानी सॉइल का आपको A to Z पढ़ना है। उससे आप जो है अगर अवॉइड करेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपको कई सारे क्वेश्चंस में दिक्कत हो जाएगी। तो सॉइल साइंस मैंने आपको बताया कि 30 से 35% सिलेबस तो सॉइल साइंस पे है जो आप देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आधुनिक संकल्पना के साथ भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण, मृदा के खनिज एवं जैविक भाग, उनकी मृदा उत्पादकता को बनाए रखने में महत्व। फिर सॉइल में ही आ गया भारत में समस्याग्रस्त मृदा, यानी जो प्रॉब्लम सॉइल्स कहते हैं, बंजर, ऊसर, लवड़ीय मृदा, तो ये जो प्रॉब्लम सॉइल्स होती हैं इनका रिक्लेमेशन कैसे होता है, इनका एक्सटेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, भारत में इसका विस्तार कितना है, और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है मुख्य रूप से, इनका जो है हम रिक्लेमेशन कैसे कर सकते हैं, ये हमारे 8वें टॉपिक में आ गया। उसके बाद देखिए सॉइल से ही जुड़ा हुआ अगला टॉपिक है आवश्यक पादप तत्व, यानी जो मिनरल्स जो है जरूरी होते हैं पौधों के लिए, वो कहाँ से मिलेंगे, सॉइल से ही मिलेंगे। तो जितने भी मृदा और पौधों के अन्य लाभकारी तत्व हैं, उनके स्रोत हैं, उनको वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, और चक्र, चक्र का मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल, ये सब भी जो है आपको यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। फिर अब यहीं से जब हमने नाइट्रोजन की बात कर ली तो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सिम्बायोटिक एंड नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये दोनों ही जो है पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। किस तरह से जो है रूट नोड्यूल्स डेवलप होता है, किस तरह से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है नाइट्रेट में और नाइट्राइट में, क्या प्रक्रिया होती है, दलहनी पौधों में कैसे होते हैं, लेग ह्यूमिल क्या है, राइजोबियम, एटोडोबैक्टर, इनका क्या रोल है। तो ये पूरा का पूरा जो है आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है सिम्बायोटिक वाला और एसिम्बायोटिक वाला दोनों ही यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो देखा जाए तो ये किससे संबंधित है, ये भी आपका मिट्टी से ही संबंधित है, यानी आपको मृदा वाले में ही ये सब पढ़ना है। फिर आ गई मृदा और मृदा उर्वरता के सिद्धांत, यानी जो सॉइल फर्टिलिटी है इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, इट्स इवोल्यूशन फॉर फर्टिलाइजर यूज, फर्टिलाइजर का यूज किन परिस्थितियों में करते हैं, किस मृदा में कौन से फर्टिलाइजर होंगे, सॉइल कंजर्वेशन कैसे किया जाएगा, प्लानिंग ऑन वाटर सेट बेसिस, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर यानी शुष्क कृषि क्या है, एंड इट्स प्रॉब्लम और उसकी समस्याएं क्या हैं। तो ये सब जो है ये भी आप देख ले, सीधे सीधे जो है सॉइल साइंस से ही रिलेटेड है, बस इसको सॉइल को एग्रोनॉमी से जो है जोड़ दिया गया है, फसल विज्ञान से जोड़ दिया गया है। फिर आगे आते हैं उत्तर प्रदेश का अगला टॉपिक आ गया। उत्तर प्रदेश के वर्षा आधारित खेती के क्षेत्र में कृषि उत्पादन को स्थिर करने की तकनीकें, और यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा जैविक खेती की आवश्यकता और उसका क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में जैविक खेती का जो है पोर्शन बढ़ रहा है लगातार जो है, तो उत्तर प्रदेश में जो जैविक खेती है उसकी आवश्यकता और उसका क्षेत्र ये भी पूछा गया है। और वर्षा आधारित खेती के सामने क्या समस्याएं हैं, कैसे की जाती है, कौन से प्लांट इसमें जो है बोए जाते हैं कि कम पानी में जो है हम अच्छी फसल प्राप्त कर सकें, ये सब बातें जो है यहाँ पर आएंगी। और आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक कृषि भी यहाँ पर विशेष रूप से पढ़ना होगा। सिंचाई एवं जल निकास यानी इरिगेशन एंड ड्रेनेज सिस्टम, तो ये पूरा एक तंत्र होता है सिंचाई का। इसमें आपको सिंचाई की परियोजनाएं भी पढ़नी है, लेकिन पहले सिंचाई के टाइप, मतलब ड्रिप इरिगेशन क्या है, उसका क्या महत्व है, बाकी सिंचाई की बहुत सारी पद्धतियां हैं जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर्स में। फिर अगला टॉपिक आ गया हमारा प्रक्षेत्र प्रबंधन। तो हिंदी में आप पढ़ेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे ये है क्या। एक्चुअली प्रक्षेत्र मतलब फार्म, वो जमीन जो कृषि के लिए यूज की जाती है, खेती के लिए, उसको हम फार्म कहते हैं। तो इसका मतलब है फार्म मैनेजमेंट एंड इट्स स्कोप, और इसके महत्व और विशेषताएं। ये यहाँ पर प्रक्षेत्र प्रबंधन यानी मतलब कोई भी फार्म है, कोई भी खेती योग्य जमीन है, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो इसके बारे में बहुत एक अच्छा है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिल्कुल टिपिकल जो है कृषि की टेक्नोलॉजी पर आधारित है, इसको डिस्कस करेंगे। कृषि अर्थव्यवस्था में सहकारिता का योगदान। आप जानते हैं जो है कि कृषि हमारा प्राथमिक क्षेत्र है अर्थव्यवस्था का। हालांकि
अब जो है इसका योगदान उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन कृषि अर्थव्यवस्था में सहकारी क्षेत्र जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं या जिसको हम कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर कहते हैं, सहकारी कृषि का एक प्रकार होता है, तो उसका जो है क्या योगदान है इसमें, इसके बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक में। उसके बाद कृषि प्रसार, इनका महत्व एवं योगदान, और प्रसार की कार्यक्रम की विधियां, संचार नवाचार को अपनाना। कुल मिलाकर यहाँ पर पूछा गया है कि कृषि का प्रसार कैसे हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा हिस्टोरिकल इवेंट्स से लेके और अब तक जो है जितने भी कृषि कार्यक्रम, पंचवर्षीय योजनाओं में जो कार्यक्रम चलाए गए कृषि को लेके, सिंचाई को लेके, भूमि सुधार को लेके, उन सब के बारे में यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको जो है शॉर्ट में पढ़ना होगा। अब आता है जो है कृषि के कार्यक्रमों पर ही आधारित बहुत सारे जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम कराए जाते हैं। सरकार के द्वारा कई सारी योजनाएं चलाई गई हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म्स दिए थे सिलेबस में, मैंने उनका फुल फॉर्म भी लिख दिया, आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि आप हो सकता है इसको ना ढूंढ पाएं। तो इसमें देखिए एक प्रोग्राम दिया है KVK, इसका मतलब है कृषि विज्ञान केंद्र। फिर NATP मतलब नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। फिर IVLP यानी इंस्टीट्यूशन विलेज लिंक प्रोग्राम। उसके बाद DASP डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट एंड ATMA, आत्मा भी बोलते हैं कभी कभी इसको, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। तो ये फुल फॉर्म्स जो है सिलेबस में नहीं दिए थे, वहाँ शॉर्ट में दिया था, इसलिए मैंने इसको जो है थोड़ा सा बढ़ा फुल फॉर्म कर दिया है जिससे आप इसको समझ सकें कि आपको एक्चुअल में कौन सा कार्यक्रम पढ़ना है। तो विशेषकर आपको जो है ये कार्यक्रम पढ़ने हैं। और कृषि में जितने भी प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रम आप यहाँ पर देख रहे हैं ना कि प्रसार पद्धति एवं कार्यक्रम, प्रशिक्षण एवं भ्रमण, इनसे संबंधित कार्यक्रमों को आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। प्रक्षेत्र यंत्रीकरण, प्रक्षेत्र मतलब फॉर्म, तो फॉर्म मैकेनाइजेशन। अब यहाँ पर कृषि में जितना भी यंत्रीकरण हुआ है, कौन कौन से यंत्रों का प्रयोग होता है हार्वेस्टिंग के लिए, बीजारोपण के लिए, सिंचाई के लिए, तो उन सबको जो है कैटेगरी वाइज पढ़ना है। और खासकर जो है आधुनिक जो है जो कृषि है उसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। और इसका जो है ग्रामीण रोजगार में क्या महत्वपूर्ण है, ये सब भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे और किस प्रकार से ये उत्पादन बढ़ाते हैं। अगला है अब आपका जो है टिपिकल बॉटनी का टॉपिक आ गया, यह जिसको आप बायोलॉजी कह लीजिए। आनुवांशिकता और भिन्नता यानी हेरिडिटी एंड वेरिएशन, यानी ये जेनेटिक्स आपसे पूछा जा रहा है। और मेंडल के लॉज पूछे जा रहे हैं जो जेनेटिक्स के हैं, और उसमें किस तरह से उन्होंने जो है हाइब्रिड क्रॉस और बाकी जो है सारे क्रॉस किए थे। तो वो सब जो है आराम से आप इसको NCERT से भी पढ़ सकते हैं या MP कौशिक वगैरह से पढ़ सकते हैं। फिर अब आ गया प्लांट ब्रीडिंग और जो है पौधों की वैरायटी में सुधार कैसे की जाती हैं। तो उसमें जीन टेक्नोलॉजी का भी जो है महत्व है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी और जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के बारे में आप जानते ही हैं जो है। तो उसी तरह से जो है, और उसके अलावा बहुत सारी विधियां हैं इसमें, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग हमको पढ़ना होगा। फिर कैसे हम इम्प्रूवमेंट कहते हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ कैसे डेवलप करते हैं, ये सब चीज़ें जो है इसमें डिटेल में आपको पढ़नी होंगी। जो एक तरह से देखा जाए तो जेनेटिक्स का ही यहाँ पर प्लांट पार्ट है। फिर आगे आपका सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बीज प्रौद्योगिकी, क्योंकि कृषि का आधार यही, अगर आपके पास अच्छे बीज नहीं होंगे तो आप जो है कृषि से अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे अपने खेत से। तो बीज के बारे में, बीज का प्रसंस्करण, उसका उत्पादन कैसे किया जाता है, बीज का संग्रह कैसे किया जाता है जिससे वो काफ़ी दिन तक जो है वाइबल रहें, वो खराब ना होने पाए। उन्नतशील बीज जो है इनका उत्पादन कैसे होगा, इनकी प्रोसेसिंग कैसी होगी, इनका विपणन मतलब इनका व्यापार कैसे होता है कॉमर्शियल रूप में, और राष्ट्रीय एवं राज्य बीज संगठन का योगदान क्या है, तो इसको हम पढ़ेंगे इस पूरे इसमें। आगे बढ़ते हैं। दैहिकी, दैहिकी को कहते हैं फिजियोलॉजी, यानी यहाँ पर आपको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना है। ये भी टिपिकल बॉटनी का जो है टॉपिक है। तो फिजियोलॉजी एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन एग्रीकल्चर, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। यहाँ पर आपको जो है आपने पढ़ा होगा ना एसेंट ऑफ सैप, रसारोहण के सिद्धांत,
यानी पानी जो है जाइलम फ्लोएम के माध्यम से पानी और खाद्य पदार्थ कैसे पौधों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसकी बहुत सारी थ्योरीज जो हैं, तो उसमें से जो मान्य थ्योरीज हैं उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर ट्रांसपायरेशन क्या है और वाटर इकोनॉमी क्या है, पानी का जो है कैसे प्रबंधन जो है अच्छे तरह से किया जाता है। तो इस ट्रांसपायरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन का तो पूरा स्टोमेटा के बेस्ड पर जो है एक मैकेनिज्म होता है, वो यहाँ पर पढ़ना होगा जो आपको बॉटनी की बुक्स में मिलेगा। फिर आ गई बॉटनी आपकी प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के बारे में सब कुछ पढ़ना है, उसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, जिसमें से आपका जो है सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है इसमें हमको पढ़नी है। उसके बाद जो है एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में भी पढ़ना है, ये भी प्योर जो है आपका फिजियोलॉजी का टॉपिक हो गया जो कि बॉटनी सेगमेंट में आएगा। फिर आप आगे आए, ये भी जो है बॉटनी का ही टॉपिक है आपका, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लांट्स का। इसमें से प्लांट रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ के रेगुलेटर्स यानी ऑक्सिन, जिब्रेलिन, जितने भी प्लांट के हार्मोन्स हैं उनके बारे में, इनका मैकेनिज्म क्या होता है एक्शन का, कौन सा जो है सूट के बढ़ने के लिए होता है, कौन सा एपेक्स के बढ़ने के लिए होता है, कौन पौधों में जो है सेकेंडरी ग्रोथ करता है, तो ये सब चीज़ें जो है यानी कुल मिलाकर जो प्लांट हार्मोन्स हैं और उनका जो है इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरह से वो जो है प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, ये बात यहाँ पर पूरा पढ़ना होगा। आगे मुख्य फल, सब्जी और शोभाकारी, यानी जो है फल तो आप जान गए, पोमोलॉजी। कुल मिलाकर ये पूरा क्या है, हॉर्टिकल्चर, जिसमें आपको जो है वेजिटेबल प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, फ्रूट्स, इनके बारे में पढ़ना होगा। इनकी खेती की जलवायु आवश्यकताएं क्या होती हैं, इनकी पैकेजिंग कैसे की जाती है, इनकी प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, और उसके लिए जो है क्या साइंटिफिक बेसिस है, क्या वैज्ञानिक आधार हैं, यानी ये क्या हो गया आपका हॉर्टिकल्चर हो गया। यहाँ पर आपको हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड चीज़ें इसमें पढ़नी होगी। उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे हॉर्टिकल्चर में फलों एवं सब्जियों के परिरक्षण की विधियाँ। जैम बनती है, जेली बनती है, फलों को संरक्षित किया जाता है, सब्जियों को संरक्षित किया जाता है जिससे वो ज़्यादा दिनों तक चल सके। देश के दूसरे हिस्से में भेजना है या विदेशों में भेजना है तो उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा ना, तो किस तरह से उसका प्रिजर्वेशन होता है, कैसे उसकी प्रोसेसिंग होती है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद फूलों की खेती यानी जो है ऑर्नामेंटल और फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती और शोभाकारी पौधों की जो है, जो शोभाकारी फसलें जिनको ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहते हैं, और उसके बाद फ्लोरिकल्चर, ये पूरा आ गया। यानी ये सब क्या चल रहा है, ये आपका हॉर्टिकल्चर में ही चल रहा है, इसको हम हॉर्टिकल्चर में ही सब डिटेल में पढ़ेंगे। फिर अब आ गया उत्तर प्रदेश का अगला टॉपिक, उत्तर प्रदेश के सब्जियों, फलों, शोभाकारी, यानी ऊपर का जो हॉर्टिकल्चर था अब वो यूपी के संदर्भ में आपको पढ़ना है। ये उत्तर प्रदेश में सब्जियों, फलों, शोभाकारी पौधों, धान, दलहनी, तिलहनी, रेशे, शर्करा, नगदी फसलों के रोग, यूपी में जो फसलें हैं उनमें प्रमुख रोग कौन से लगते हैं और कीट कौन से लगते हैं उनमें, और उनसे बीमारियां जो होती हैं उनका नियंत्रण हम कैसे करते हैं। तो ये पूरा जो है क्या हो गया, एक तरह से प्लांट पैथोलॉजी आपको यहाँ पर पढ़नी है, और विशेषकर यूपी के संदर्भ में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। आगे रोग एवं कीटों का एकीकृत प्रबंधन, तो आप जानते हैं जैसे मान लीजिए करनाल बंट है तो उसके लिए खास जो है दवा दी जाएगी उसके रोकथाम के लिए, लेकिन आज की जो आधुनिक तकनीक है उसमें यहाँ पर जो है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट किया जा रहा पेस्ट का, यानी बहुत सारे जो पेस्ट हैं उनको एक साथ खत्म किया जा सकते हैं। तो ये नई टेक्नोलॉजी है कृषि में, इसको आपको पूरा पढ़ना है। और अब जो है लास्ट टॉपिक जो है जो हमने डिवाइड किया है वो है भारत में खाद्य उत्पादन, यानी भारत में जो है खाद्य का उत्पादन कैसे होता है, कितना होता है, उसका उपभोग क्या है, उसका प्रचलन क्या है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खाद्य की नीतियां क्या हैं, यानी इसके संबंध में हमारी फूड प्रोडक्शन पॉलिसीज क्या है उसके बारे में हमको पढ़ना है। उसकी फिर खाद्य उत्पादन, प्राप्ति, वितरण, प्रसंस्करण और उत्पादन अवरोध, ये सब जो है हमको पढ़ना है। और यहीं पर हमको पढ़ना होगा कि भारत में जो है कौन सी फसलें किस क्रम की हैं, मतलब विश्व के स्तर पर, और उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है। इसके अलावा राज्यों की भी हमको रैंकिंग जो है फसलों के उत्पादन में, फलों के उत्पादन में, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस में, ये सब जो है हमको थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा आपको अब समझ में आया होगा
कि आपको एक्चुअल में पढ़ना क्या है, ये टॉपिक्स जो हैं ये कैसे पढ़ने हैं आपको और इनमें क्या पढ़ना है। तो देखिए आपने अब इतना सब जो है हमने पढ़ लिया है, अब थोड़ा सा यहाँ पर इसको हम सम अप करते हैं। तो सबसे पहले आप जो है शुरू करिए जो है बॉटनी वाले सेक्शन से। बॉटनी आसान है, जिसमें फोटोसिंथेसिस, प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, ये सब पढ़ लीजिए, ठीक है। उसी के अंदर जो पैथोलॉजी भी पढ़ लीजिए, कवक से होने वाले रोग यानी फंजाई से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, जो भी पौधों में रोग होते हैं सबको जो है अलग अलग पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है यूपी पर जरूर फोकस करिए। यूपी का पूरा एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स कौन सा है, कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, उनमें कौन सी बीमारियां होती हैं और यहाँ पर प्रॉब्लम सॉइल्स, मतलब सब कुछ यूपी की कृषि से जो संबंधित है उसको जो है एक अलग तरीके से जो है आप पूरा नोट्स बनाकर पढ़ते चलिए। इसके बाद जो है सॉयल साइंस। सॉयल साइंस आपने देखा कि कम से कम जो है इस जो है उसमें 30 से 35% का अकेले योगदान देता है पूरे सिलेबस में, और सॉयल साइंस से ही जुड़े सब कुछ जो है बाकी आगे चीज़ें आपने देखी, जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन तक जो है पूरा आप जो है सॉयल साइंस को ही मान के उसके हिसाब से पढ़िए। तो ये इस तरह से ये मेजर टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए। बाकी कृषि से संबंधित कार्यक्रम हैं, ये सब जनरल चीज़ें जो है आप लगातार उसको पढ़ते रहिए। तो अब आप खुद से जो है आप क्या करेंगे, एक बार फिर से आप खुद से सिलेबस को लिखेंगे। स्टार्ट करने से पहले पढ़ाई आप सिलेबस को जैसे मैंने जो है सेगमेंट्स में बांटा उस तरह से थोड़ा सा अपने हिसाब से बांटिए। अब आप कुछ और ब्रॉड कैटेगरीज, जैसे मैंने कहा सॉयल साइंस, तो आप देखिए सॉयल साइंस में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं इससे, और किस बुक से आपको जो है सबसे ज़्यादा उस टॉपिक्स मिल रहे हैं, उस बुक को उसके लिए रेफर करिए। बॉटनी आपको जहाँ से भी पढ़ना है बॉटनी के टॉपिक्स को अलग छांट लीजिए। यूपी से क्या क्या पूछा गया है, यूपी को अलग छांट लीजिए। तो इस तरह से आप एक कुछ ब्रॉड कैटेगरीज बनाइए, उसके नीचे सब कैटेगरीज बनाइए, उनके कंसर्निंग बुक्स को जो है साथ में रखिए और अपनी स्ट्रेटजी खुद तैयार कीजिए कि आपको जो है 30 मई तक किस तरह से सिलेबस को ख़त्म करना है। और यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा के बाद जब आप कृषि को अच्छे से पढ़ लेंगे तो अब हम मेंस की भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कुछ लोग की क्वेरी थी, देखिए मेंस का जो है ये सिलेबस दिया गया है। इसमें जो है मुख्य परीक्षा लिखित होगी, जैसी कन्वेंशनल लिखित होती है परंपरागत तरीके से। तो पहला प्रश्न पत्र जो इसका होगा उसमें सामान्य हिंदी एवं निबंध होगा, जिस तरह से पीसीएस में होता है, लेकिन इसमें अच्छी बात है कि निबंध एक ही पूछा गया, देख लीजिएगा। 2 घंटा होगा। सेकंड पेपर जो है वैकल्पिक विषय होगा, ये भी जो है आपको लिखित होगा। वैकल्पिक विषय कहाँ से मिलेगा आपको? वैकल्पिक विषय आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट या आपको चूज नहीं करना है। वैकल्पिक विषय जो है आपको जो नोटिफिकेशन है इस पोस्ट का, उसमें सबसे आखिरी में देखिएगा पोस्ट वाइज सभी के वैकल्पिक विषय लिखे हैं, उनका सिलेबस लिखा हुआ है और मोस्टली जो है वो एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड है। यानी आप अगर प्री की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आप 60 से 70% जो है आपका तैयारी जो है आपके ऑप्शनल की पहले ही हो जाएगी। फिर इसमें सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम ये पूरा जो है अलग अलग करके दिया हुआ है। इसमें सामान्य हिंदी में क्या आता है, जिस तरह से पीसीएस का सिलेबस होता है लगभग उसी तरह से है। फिर हिंदी निबंध में एक निबंध लिखना है, वैकल्पिक वाला हमने चर्चा कर ही ली। उसके बाद जो है ये वैकल्पिक होगा और साक्षात्कार कुछ में होगा, जिनका जो 50 नंबर है वो केवल ग्रुप ए की पोस्ट में होगा। तो दोस्तों अब जो है बारी है पढ़ाई शुरू करने की, और अगर आपको लगता है कि आप हमारे साथ कंफर्टेबल हैं और पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़िए और जुड़कर जो है आपको जितना भी मैक्सिमम मैं कर सकता हूँ आपके लिए करूँगा। अच्छे से अच्छा जो है नोट्स, और जहाँ पर समझाने की ज़रूरत है, चीज़ों को बताने की ज़रूरत है, जैसे सॉयल साइंस है तो वो पढ़ाने की चीज़ है, प्लांट फिजियोलॉजी है वो पढ़ाने की चीज़ है, तो इन सभी को बड़े अच्छे तरह से डिटेल में आपको डिस्क्राइब करके मैं जो है इस कोर्स में पढ़ाऊँगा। और जिनमें केवल ऐसी ज़रूरत है कि आप नोट्स से ही पढ़ के काम चला सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए, उनको आपको डायरेक्टली पीडीएफ में नोट्स दिया जाएगा। तो वीडियो प्लस नोट्स सब कुछ यहाँ पर होगा। मैथ रीजनिंग के लिए भी होंगे और उधर जीएस के लिए भी जो है जो चुनिंदा टॉपिक्स हैं उनके आपके जो है वीडियो और नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप हमसे जुड़ें और हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो आपके सामने प्रोसीजर है, आप उसको फॉलो करके
हमारे साथ तैयारी कीजिए। और जैसे हम हर एग्ज़ाम में एक डेडिकेशन के साथ में छात्रों से जुड़ते हैं और एग्ज़ाम की आवश्यकता के अनुसार जो बेस्ट मटेरियल हमसे पॉसिबल है उसके आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो हमारा इस कोर्स में भी यही पूरा ध्येय है, यही लक्ष्य है कि आप हमसे जुड़कर पूरी तरह से संतुष्ट भी हों और ना केवल संतुष्ट हों बल्कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी करें। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।